जिस चीज़ का हम लोग को बेसब्री से इंतज़ार था, वो घड़ी आ गई है। धुरंधर 2 रिलीज़ हो गई है थिएटर में और फर्स्ट शो मैंने देखा। थर्सडे को फ़िल्म रिलीज़ हुई है, आमतौर पे फ्राइडे को रिलीज़ होती है, लेकिन थर्सडे को रिलीज़ हुई है और फर्स्ट डे सुबह 9 बजे जो शो था, वो हाउसफुल था, ये मैं आपको बता रहा हूँ और टिकट काफ़ी महँगे हो गए थे। लेकिन थर्सडे के भी दिन, ऑफ़िस जाने वाले दिन भी थिएटर पूरा भरा हुआ था और लोग सीन्स पे तालियां बजा रहे थे और भारत माता की जय और स्लोगन, ये जो आजकल तो खैर नॉर्म हो गया है, लेकिन फिल्म लोगों को काफी इंटरटेनिंग लगी। लोग हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे और शोर भी मचा रहे थे क्योंकि फिल्म है इंटरटेनिंग। जिस नोट पे धुरंधर फर्स्ट पार्ट जो एंड हुआ था, उसके बाद जो एक टीजर रिलीज, जो टीजर उसी फर्स्ट पार्ट के बाद ही दिखा दिया गया था कि सेकंड पार्ट में जो धुरंधर है हमारे हमजा शरीफ, उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी और उसके बाद कहानी आगे बढ़ेगी। तो धुरंधर 2 बिल्कुल उसी नोट पे स्टार्ट होती है। जो हमारे जसकीरत सिंह रागी हैं, रणवीर सिंह, उनकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि वो जो हैं वो किस तरीके से धुरंधर बने। पूरा डिटेल मैं आपको नहीं दूँगा, वो आप फ़िल्म देखोगे तो आपको ज़्यादा पसंद आएगा और किस तरीके से उन्हें गवर्नमेंट ने, जो हमारी एजेंसी है, अजीत डोभाल ने कैसे उन्हें हायर किया एक मिशन के लिए। फ़िल्म जब फर्स्ट पार्ट का जो एंड हुआ था, उसमें हमने देखा कि रहमान डकैत की का जो कैरेक्टर है, उसकी डेथ हो जाती है। तो हमें ज़हन में सवाल भी था कि क्या अक्षय खन्ना इस फ़िल्म में होंगे या नहीं होंगे? एज़ अ सोल दिखाई देंगे या नहीं? तो फ़िल्म में अक्षय खन्ना नहीं है और अक्षय खन्ना को आप मिस भी नहीं करोगे, क्योंकि आई एम श्योर कि वो अक्षय खन्ना बहुत एंटरटेनिंग फैक्टर थे धुरंधर 1 के, लेकिन ये फ़िल्म आउट एंड आउट रणवीर सिंह की फ़िल्म है और ये फ़िल्म इतनी एंटरटेनिंग है कि आपको पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद भी नहीं रहती। और रणवीर सिंह ने बहुत ही कमाल का रोल किया है। फ़िल्म में अगर रणवीर सिंह के बाद कोई सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ है, तो वो है राकेश बेदी। राकेश बेदी ने मुझे लगता है करियर का बेस्ट परफ़ॉर्मेंस दे दिया है। फर्स्ट पार्ट में भी उनका अच्छा रोल था, लेकिन इसमें उन्होंने उसको एक नॉच और ऊपर कर दिया है। फ़िल्म में वॉयलेंस बहुत है, तो ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, डिस्क्लेमर दे दिया जाए, जितना फर्स्ट पार्ट में था, उससे आई थिंक डबल ही होगा। तो क्योंकि मैंने देखा कि मेरे साथ जो भी ऑडियंस बैठी हुई थी और वो उन वॉयलेंट सीन्स पे वो लोग आँखें भी बंद कर ले रहे थे। तो वॉयलेंस जो है इसमें, वो बहुत ही अलग लेवल का है, लेकिन स्टूपिड वॉयलेंस नहीं है। आप समझ सकते हो कि ये क्यों हो रहा है। ये एनिमल या वो कबीर सिंह टाइप का वॉयलेंस नहीं है, बकवास जो होते हैं। ये आपको वॉयलेंस समझ में आएगा कि ये इस वजह से हो रहा है और वो रियलिस्टिक भी लगेगा। बाकी जो है वो थोड़े स्टूपिड से लगते हैं, वो एनिमल में जो होटल के अंदर बंदूक चल रही है वो सब बकवास है। लेकिन इस फ़िल्म में आपका जो एक्शन भी जो है वो रियलिस्टिक लगेगा देख कर के और फ़िल्म का जो पेस है, वो बहुत सही है। फ़िल्म 3 घंटे 55 मिनट लंबी है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। अगर इसकी एडिटिंग थोड़ी और टाइट की गई होती, बहुत सारे स्लो मोशन के शॉट और बहुत सारे चेज़ सीक्वेंस, कुछ-कुछ चीज़ें जो डाली हुई है, वो फ़िल्म को थोड़ा बहुत लंबा कर दे रही है। अदरवाइज़ अगर उसको चॉप किया जाता, तो फ़िल्म थोड़ी छोटी हो जाती, वो और ज़्यादा मज़ेदार होती। हालाँकि 3 घंटे 55 मिनट में आप एक बार भी बोर नहीं होते हो। और ये बात धुरंधर फर्स्ट में भी थी कि बहुत दिनों के बाद कोई ऐसी बॉलीवुड फ़िल्म आई थी जिसे जिसे लोग मतलब सीधे अगर लू भी जाना है तो सीधे इंटरवल में गए हैं। तो आप बीच में लू ब्रेक भी लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक-एक एलिमेंट इस फ़िल्म का जो है वो मज़ेदार है। नाउ कमिंग टू द सबसे अच्छा, एक और बात मैं बता देता हूँ कि जो धुरंधर फर्स्ट में जो एक ख़ासियत थी कि उसके जो गाने थे, क्योंकि पुराने गानों को जिस तरीके से रिफ़ाइन करके ऑडियंस के सामने पेश किया गया था, इस फ़िल्म में भी ये है। बहुत सारे पुराने बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं जिनको कि इन्होंने रिक्रिएट करके और सिचुएशन के हिसाब से और कुछ अलग बीट्स डाल करके पेश किया है और वो बहुत मज़ा आ रहा है सुन कर के। मैं तो इनफैक्ट जब से फ़िल्म देख कर के हूँ तब से मैं वो जीत वाला गाना सुन रहा हूँ, दिल का क्या करे साहिब। तो वो बहुत मज़ेदार बात है। नाउ कमिंग टू द अ, फ़िल्म कितनी रियल है, कितनी फ़िक्शन है। फ़िल्म का स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर दे दिया गया है कि ये सच्ची घटनाओं पे आधारित ये एक काल्पनिक फ़िल्म है। तो अब देखिए, अब आपको फैक्ट और फ़िक्शन, ये तो या तो आपको ज़्यादा पढ़ने पे पता चलेगा कि क्या ये वाक़ई ऐसा हुआ था या फिर आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए इस फ़िल्म को क्रिटिसिज़्म भी होगा। जो क्योंकि ये फ़िल्म कहीं न कहीं क्या, ये बिल्कुल है, फ़िल्म जो है वो प्रो गवर्नमेंट तो है और इसमें इस फ़िल्म को बनाने में, इसके स्क्रिप्टिंग में गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी इनपुट दिए गए होंगे, फ़ीड किए गए होंगे, इसको इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन और क्योंकि जो बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं
और जो आदित्य धर की फ़िल्मों को पसंद नहीं करते, जो इसे प्रोपेगेंडा कहते हैं एक तरीके से, तो प्रोपेगेंडा देखिए, प्रोपेगेंडा होता है फ़ॉल्स नैरेटिव बनाना। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में या दुनिया में प्रोपेगेंडा फ़िल्में नहीं बनती है, इंडिया में ही हमेशा से प्रोपेगेंडा फ़िल्में ही बनती आई हैं। आप 50-60s अगर देखोगे तो हमें शुरू से ही ये बताया गया है कि सोशलिज़्म सबसे अच्छी चीज़ है, कैपिटलिज़्म बुरी चीज़ है। अमीर लोग बुरे होते हैं, गरीब लोग अच्छे होते हैं। और इस तरह की चीज़ें हमें हमेशा बताई गई है। तो और प्रोपेगेंडा हमेशा से रही है। सवाल है कि प्रोपेगेंडा फ़िल्म को आप कैसे बनाते हो? क्योंकि पिछले कुछ सालों में अगर देखिए, और इस बात पे क्रिटिसिज्म मेरा भी हो जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों से जितनी भी प्रो बीजेपी फिल्में बनी हैं, मुझे उसमें से एक भी अच्छी सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई भी फिल्म नहीं लगी है। मुझे कश्मीरी पंडित के एक्सट्राडिशन पे फिल्म देखना था, अच्छी फ़िल्म, लेकिन आई एम सॉरी कश्मीर फाइल्स मुझे वो फ़िल्म अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि उसे अच्छे से नहीं बनाया गया था, वो एक अच्छे टॉपिक को वेस्ट कर दिया गया था। सेम विथ केरला स्टोरी, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारा इल्लीगल जो कन्वर्जन होता है, वो सारी चीज़ें फैक्ट है, लेकिन ये सारे डायरेक्टर्स फ़िल्म अच्छी नहीं बनाते हैं और इसी वजह से इनकी फ़िल्में नहीं चलती है। कश्मीर फाइल्स चल गई, एक हवा था, लेकिन जब इन्होंने बंगाल फाइल्स बनाया, तो लोग भी समझ गए कि ये फ़िल्म मेकर अच्छे नहीं हैं। इनका सिर्फ़ एक ही काम होता है कि आप टॉर्चर दिखा के ट्रिगर कर दो लोगों को, जो विवेक अग्निहोत्री के साथ है। आदित्य धर इस मामले में बहुत स्मार्ट हैं। अगर वो ऐसी फ़िल्म बना रही हैं जो कि गवर्नमेंट के नैरेटिव को सपोर्ट करती है या प्रो गवर्नमेंट है भी, तो वो एक एटलीस्ट वो ये करते हैं कि वो एक अच्छी फ़िल्म बनाते हैं, एंटरटेनिंग फ़िल्म बनाते हैं। बाकी उसके उसमें कितने फैक्ट हैं, कितनी सच्चाई है और कितना फ़िक्शन है, वो लोग फ़िल्म देख कर के बाद खुद रिसर्च कर लें और समझ लें कि भाई अच्छा हाँ, ये फैक्ट है, या आप अपने हिसाब से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आप या तो डॉट्स कनेक्ट कर लो, या फिर आप अच्छे से रिसर्च कर लो कि हाँ भाई, ये सच है या इतनी चीज़ें फ़िक्शन है। क्योंकि वो कभी ये नहीं कहते हैं कि ये फ़िल्म हमारी बिल्कुल ही सच है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि डिस्क्लेमर दिया गया है। तो वो इस फ़िल्म के भी साथ है। इस फ़िल्म में आपको डॉट्स कनेक्ट करने होंगे और आपको समझ में आ जाए कि अच्छा, ये जो इवेंट दिखा रहा है, ये उससे रिलेटेड है। क कई सारे ऐसे पॉइंट्स पे आपको थोड़ा ओवर द टॉप लगेगी ये सब बात। जैसे मैं स्पॉइलर देना नहीं चाहता, लेकिन जैसे ये जो दाऊद इब्राहिम का जो एंगल है, ये पूरा इसमें जो दिखाया गया है, ये थोड़ा-सा आपको लगेगा कि क्या वाक़ई में ऐसा ही हुआ है जैसा ये फ़िल्म दिखा रही है? तो अ, मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है कि क्या वैसा ही हुआ है या नहीं हुआ है। ये या तो आपको ये ग सरकार बता सकती है, या जो खुफिया एजेंसी हमारी है उसके लोग बता सकते हैं, और उसके लोग इस फ़िल्म पे कमेंट तो नहीं करेंगे, ये मुझे ही पता है। तो ये इस फ़िल्म को देखने से पहले आपको अपना विवेक भी थोड़ा-सा इस्तेमाल करना होगा। आपको ये बिल्कुल नहीं मान के बैठ जाना चाहिए कि इस फ़िल्म में जो-जो चीज़ दिखा रही है बिल्कुल सच दिखा रही है। क्योंकि ये ऐसा सिनेरियो है नहीं। क्योंकि इन्होंने एलिमेंट्स लिए हैं, उसको अपने तरीके से प्रेज़ेंट किया है, कुछ नैरेटिव भी शूट करने के लिए। हालाँकि जैसे जो आतिक अहमद का जो पूरा एंगल है, जो उनकी जो किलिंग दिखाई गई है, जो डिमोनेटाइज़ेशन दिखाया गया है फ़िल्म में, उसके रीज़न्स क्या थे? अगर गवर्नमेंट से तो आज भी जब मीडिया पूछती है कि एग्ज़ैक्ट आप बताइए कि डिमोनेटाइज़ेशन से हमें क्या फ़ायदा हुआ? तो सरकार या उनके मंत्री जो है वो गोल-मोल बातें ही करते हैं। कभी कोई ब्लूप्रिंट नहीं रिलीज़ करते कि हाँ, डिमोनेटाइज़ेशन से हमें इतना फ़ायदा हुआ, ये चीज़ हुआ था। लेकिन जब आप ये फ़िल्म देखते हो, तो फिर आपके ज़हन में शायद ये आ जाए कि अच्छा, इस वजह से डिमोनेटाइज़ेशन हुआ था, तब तो ये सही किया गया था, सही फैसला था। तो वो नैरेटिव को कैरी फॉरवर्ड करने में ये फ़िल्म कहीं न कहीं सक्सेसफुल होती है। बहुत सारे लोग जो बहुत ज़्यादा पढ़ने-वढ़ने में बिलीव नहीं करते, उनको इस फ़िल्म में हर चीज़ सही लग जाएगी कि अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो वैसा नहीं है, थोड़ा आपको विवेक भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे सबसे सिंपल सी बात है कि आप पॉलिटिक्स को छोड़ करके इस फ़िल्म को सिर्फ़ एज़ अ फ़िल्म एन्जॉय कीजिए, तो आप ज़्यादा आपको मज़ा आएगा, ज़्यादा आपको ये एंटरटेनिंग लगेगी। ज़्यादा आप अगर इसके पॉलिटिक्स में घुसेंगे, तो फिर सवाल बहुत सारे खड़े होंगे, और उसके जवाब देने के लिए फ़िल्म मेकर भी आपको बहुत ज़्यादा वो क्लैरिफ़िकेशन देने वाले नहीं है, ना इसके एक्टर देने वाले हैं और ना ही सरकार देने वाली है। तो आप सिंपल इस फ़िल्म को एज़ अ फ़िल्म एन्जॉय करो, और ये फ़िल्म बहुत एंटरटेनिंग है। तो बाकी के जो कितना सच है, कितना इसमें लाइन कहाँ से फ़िक्शन किधर हो जा रहा है, फैक्ट किधर हो जा रहा है, उस चक्कर में जहाँ आप पड़ोगे, तो फिर आप सिर्फ़ सवाल पूछते रह जाओगे, फिर आप इस फ़िल्म को एन्जॉय नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको एज़ अ फ़िल्म देखो, फ़िल्म बहुत एंटरटेनिंग है, बहुत मज़ा आएगा, ज़बरदस्त एक्शन है, ज़बरदस्त एक्टिंग है।
परफॉर्मेंस सभी का, इवन अर्जुन रामपाल ने भी सरप्राइज किया है अर्जुन रामपाल का इस बार, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बहुत ज्यादा रोल उनका था नहीं, छोटा सा था मेजर इकबाल का, तो उस कैरेक्टर को आगे फॉरवर्ड किया गया है यहाँ पे। और इसमें जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे आपको डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे, तो अगर आप थोड़ा भी पाकिस्तान पॉलिटिक्स को समझते हो या जियो पॉलिटिक्स में आपका इंटरेस्ट है, पाकिस्तान में क्या क्या डेवलपमेंट हुए पिछले कुछ सालों में, कैसे उनके बहुत सारे दहशतगर्द अलग अलग इवेंट्स पे मारे गए, किस तरह मारे गए, कितने अननोन असेलेंट्स ने उन्हें मारा। अब अगर आप पाकिस्तान के स्टेटमेंट्स पढ़ोगे तो उनका हमेशा यही स्टैंड रहता है कि इन किलिंग्स के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, और इंडियन गवर्नमेंट का हमेशा से स्टैंड रहा है कि हमारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिल्म में वही चीज आप दिखा रहे हो, आप कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हो कि उन किलिंग्स में इंडिया का ही हाथ है। तो ये इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इसमें आप जहां उस बाइनरी में फंसने की कोशिश करोगे कि फैक्ट कहाँ है फिक्शन कहाँ है, तो फिर सवाल खड़े होंगे, हो सकता है जवाब आपको मिले भी नहीं। तो इसे आप बस फिल्म की तरह देखिए, इंटरटेनमेंट की तरह देखिए। और ये इंडिया में स्पाई यूनिवर्स जो बहुत सारी फिल्में बनती है, पठान, टाइगर वाइगर, वो सब उनसे फार बेटर फिल्म है। तो आपको बस इसे फिक्शन की तरह देख करके इंटरटेन होना है, उससे ज्यादा आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। बहुत मजेदार फिल्म है। तो अगला अगर आप इस फ्राइडे फ्री हो, सैटरडे संडे, कभी भी टिकट बुक कराइए और जाकर के धुरंधर 2 देखिए। बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बहुत कम बनी है, तो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। देखिए, पाकिस्तान एंगल को हर फिल्म बहुत सारी फिल्मों ने एक्सप्लोर किया है। सरफरोश एक टाइम की सबसे अच्छी फिल्म थी, जो कि इंडिया में टेररिज्म किस तरीके से पाकिस्तान फैला रहा है उसको हाईलाइट करती थी, है ना? तो उसी तरीके से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी किस तरीके से पाकिस्तान में एक्टिव है और वहां पे किस किस तरीके से अपने मिशन को सक्सेसफुल करती है, उस लिहाज से अगर आप सिर्फ देखोगे तो धुरंधर आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप बस उसे फिल्म की तरह देखिए, ये मत देखिए कि अच्छा सही में दाऊद इब्राहिम तो यही है और जो जो इनके साथ हो रहा है वो इंडिया ने ही करवा दिया है या जो भी है। तो उस चक्कर में मत पड़िए, इसको एज अ फिल्म बस एंजॉय कीजिए और आपको बहुत मजा आएगा। जस्ट 4 स्टार।